हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन कैनन्स ऑफिशियल। तो हमारी सीयूटी पीजी जर्नी में हमने सिलेबस को देखा, इंट्रोडक्शन को देखा, उसके बाद पैराडाइम को देखा और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे और हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो इस चैनल पे डिस्कस होने वाला है। तो अगर आप भी सीयूटी जर्नी साइकोलॉजी के अंदर जुड़े हुए हैं, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कम से कम 20 या 15 मिनट का यहाँ पे वीडियो होता है। अगर आप वो वीडियो भी पूरा देखते हैं तो आपके बहुत से टॉपिक्स यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं, हमारा एग्जाम सिर्फ उनमें से आता है। सिर्फ बेसिक्स को कवर किया जाता है एग्जाम में, ना कि डीप लेवल को। जो टॉपिक्स पीछे डिस्कस हुए आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा टाइटल से, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हम देखेंगे अपने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिक्स के अंदर आता है और जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि एक स्कूल होता क्या है। School basically a thought to understand the mind and behavior in psychology. Thought होता है एक स्कूल, एक थॉट जिसके अंदर बेसिक चीजों को फॉलो किया जाता है, एक स्ट्रक्चर टाइप एक थॉट जैसा होता है। अलग अलग लोगों के जो विचार थे उसके हिसाब से उन्होंने अपने अलग अलग स्कूल्स को बनाया। डिफरेंट थॉट्स आर इन साइकोलॉजी एज ए स्कूल, वर्क्स एज ए स्कूल। ओके, तो साइकोलॉजी में हमारे पास टोटल स्कूल्स हैं, उसमें से सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, देन साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अगर आपने अपनी बैचलर्स में इन टॉपिक्स को देखा है, अगर डरते रहे हैं इन टॉपिक्स को देखकर, अब तक आपने इन टॉपिक्स को देखकर इग्नोर किया है, आपने सोचा है कि बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत कंफ्यूजिंग से टॉपिक हैं, क्या हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो आज आपके टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। हमने पहले स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर शुरू करना है। हमने विलियम वुंड को देखा था। विलियम वुंड को हमने अपने पहले जो एक वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन, उसमें विलियम वुंड को स्टडी किया था। तो आपने बहुत सी बुक्स में और अलग अलग जगह ये देखा होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं वो विलियम वुंड लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन थॉट जो थे, थोड़ा बहुत जो शुरू किया था वो विलियम वुंड ने जरूर किया था, लेकिन जो फादर हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म के हैं एडवर्ड टिचनर। क्योंकि एडवर्ड टिचनर ने ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जाकर इस स्ट्रक्चरलिज्म के थॉट को पब्लिश किया था और पहली बार लोगों के अंदर लेकर आए थे, लोगों के बीच में। इसीलिए इनको स्ट्रक्चरलिज्म का फादर माना जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? एडवर्ड टिचनर। और स्ट्रक्चरलिज्म कब आया था? 1896। एंड स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, इस पे हमारी बात हुई थी। तो माइंड नॉट ब्रेन, यस, माइंड मतलब आपकी थॉट। माइंड एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, सोल और आपके थॉट। सो स्ट्रक्चरलिज्म में कॉन्शियसनेस पे बात हुई थी कि कॉन्शियसनेस को कैसे स्टडी किया जाए, माइंड का जो स्ट्रक्चर है, आपका पूरा स्ट्रक्चर है माइंड का, उसको कैसे स्टडी किया जाए। तो माइंड का सबसे छोटा हिस्सा एक थॉट, और थॉट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके ये देखा गया कि कैसे हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो सबसे स्मॉलर पार्ट, रिडक्शन ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द माइंड इज थॉट। और थॉट को अलग अलग 3 हिस्सों में बांटा गया, दैट इज इमेज, सेंसेशन एंड फीलिंग्स। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की भी बात हुई। तो इमेज से हम किसी थॉट को, या सेंसेशन से, या फीलिंग्स, इन 3 चीजों में अलग से बांटा गया। आपको जो स्ट्रक्चरलिज्म का यहाँ पे लिखा हुआ उससे बाहर आपको क्वेश्चन सीयूटी में एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो बाद में एडवर्ड टिचनर जो थे, उन्होंने स्ट्रक्चर को बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने इस थॉट को ड्रॉप कर दिया और वो भी फंक्शनलिज्म की तरफ चले गए। तो हमारा जो दूसरा स्कूल है वो है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म मतलब हमारे जो माइंड के फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर को छोड़कर ये समझते हैं कि माइंड फंक्शन कैसे करता है।
तो 1896 में पहली बार स्ट्रक्चरलिज्म आया, बोथ स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म इन 1896। और जो फादर थे फंक्शनलिज्म के वो थे विलियम जेम्स। What are the functions of mind? तो functions of mind में हमारे पास आता है अडेप्टेशन, कि सबसे जरूरी होता है कि माइंड हमारे इवोल्यूशन में अडेप्टेशन कैसे करता है, हाउ अडप्ट न्यू थिंग्स एंड एनवायरमेंट। जो नया जो एनवायरमेंट आता है हमारे पास आसपास, या जो नई चीजें हैपन या घटनाएं होती है, उनको हम कैसे अडेप्ट करते हैं, अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, वो एक सर्वाइवल के अंदर आता है। जैसे आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, अगर आप ठंडे इलाके में चले जाते हैं तो आप उसे कैसे अडॉप्ट करते हैं फॉर सर्वाइवल, ये हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। उसमें हमारा फंक्शनलिज्म जरूरी होता है कि हाउ द माइंड फंक्शंस। जो माइंड है वो कॉन्शियसली हमारी जो न्यू थिंग्स है उनको अडॉप्ट करता रहता है, स्टिग्नेंट नहीं है माइंड, बदलती रहती हैं चीजें और नई चीजों को समझता रहता है और होलिस्टिक मैनर में काम करता है, रिडक्शनिज्म की तरह नहीं। आपने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म में हमने रिडक्शन पे बात की, रिडक्शनिज्म चीजों को तोड़कर, जबकि फंक्शनलिज्म होलिस्टिक पे बात करता है, सब चीजों को मिलाकर। और जो विलियम जेम्स ने ही फर्स्ट साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक लिखी थी, आप ये एग्जाम तक नहीं भूलने वाले हैं, फर्स्ट साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक The Principles of Psychology. Yes, The Principle of Psychology 1890 कब लिखी गई? 1890 किसने लिखी? विलियम जेम्स। तो आई होप आपको स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो स्कूल है उस पे हम चलते हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग और जिसने की साइकोलॉजी की दुनिया को बदल दिया, दैट इज साइको एनालिसिस। यस, सिगमंड फ्रॉइड। साइको एनालिसिस पहली बार आया था 1900 में आया पहली बार। और हमारी जो फर्स्ट साइकोलॉजी की फोर्स मानी जाती है वो मानी जाती है साइको एनालिसिस। यस, सिगमंड फ्रॉइड, जिनका जन्म हुआ था 6 मई 1856, फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। और जो फोर्स का मतलब होता है वो होता है कि साइकोलॉजी को ले पर्सन्स में जो पॉपुलराइज किया था, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, उनके सामने अगर आप साइकोलॉजी का नाम लेते हैं तो वो जरूर बोलेंगे सिगमंड फ्रॉइड, क्योंकि उन्होंने एक जो लोग अनपॉपुलर थे जिनके बीच में, उनके बीच में भी हर जगह इस फील्ड को पॉपुलराइज किया था, ले पर्सन्स के बीच में भी साइकोलॉजी। और फिर सिगमंड फ्रॉइड ने जो अपना स्कूल बनाया, देन उन्होंने बात की थी डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मीन्स एवरी कॉज बिहाइंड ऑल बिहेवियर्स। आपकी जो भी एक्शंस हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप जो बिहेवियर दिखाते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे कॉज जरूर होता है। तो इसको ही बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, कि एवरी थॉट और एक्शन हैव ए कॉज, कारण होता ही है। तो सिगमंड फ्रॉइड में अपने साइकोएनालिसिस में हिप्नोसिस को फॉलो किया सबसे पहले, वो हिप्नोसिस पे बात करते थे। उनको शुरू में लगा होगा कि हिप्नोसिस एक बेस्ट तरीका लोगों को ट्रीट करने का मेंटल इलनेस में, लेकिन बाद में उन्होंने इस थॉट को ड्रॉप किया और फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस पे उन्होंने बात की। फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस में बेसिकली फ्री एसोसिएशन में होता है, इस पे भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि फ्री एसोसिएशन क्या होता है। तो फ्री एसोसिएशन में आप किसी इंसान को, सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली क्या करते थे, एक जो मेंटली इल होता था, जिनको जो भी डिसऑर्डर्स होते थे, वो उनको लेटा देते थे एक जगह और बैठ जाते थे और उनको कहते थे कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रही हैं, जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, उनको आप बोलो, जो भी आपको माइंड में आ रहा है अभी उसको बोलते जाओ। तो लोग जो उनके थॉट्स रिप्रेस हो चुके थे, अनकॉन्शियसली भूल चुके हैं, लोग खुद जानबूझकर भूलना चाहते हैं, ऐसे थॉट्स को वो फिर से कॉन्शियस माइंड में अपने प्रेजेंट में लेकर आते हैं और जिनसे उनको बहुत हेल्प मिलती है। जो प्रेजेंट में बाद में थॉट्स आ जाते हैं उनको ही बोलते हैं कैथारसिस एंड ड्रीम एनालिसिस पे भी सिगमंड फ्रॉइड ने बात की। तो ये थे सिगमंड फ्रॉइड, आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्कूल इज बिहेवियरिज्म।
आई थिंक जो जो मैंने यहाँ पे नोट्स में आपके साथ कवर किया या जो शेयर किया वो इनफ है। यस, इनफ है। आप कोई भी बुक लेकर उसमें भी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्कूल इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म आता है 1913 1913 में बिहेवियरिज्म आया, और बिहेवियरिज्म के जो फादर थे वो थे जॉन वॉटसन। ये आप देख सकते हैं, जॉन वॉटसन। और बिहेवियरिज्म में बात की गई कि शुड स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि जो बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं बिहेवियरिज्म में। इसमें आपने देखा होगा पाब्लो की एक डॉग वाली स्टडी बहुत फेमस है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी स्टडी उन्होंने की थी, उन सब थ्योरीज को मिलाकर ही बिहेवियरिज्म का थॉट जॉन वॉटसन ने बनाया। इनका खुद को ज्यादा वो इन्होंने बताया नहीं, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग और इन सबको मिलाकर ही इन्होंने एक थॉट बनाया, जिसमें बताया कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैठकर देख सकते हैं, उसी को स्टडी किया जाना चाहिए। और इन्होंने एम्पेरिसिज्म पे बात की। एम्पेरिसिज्म मीन्स जिन पे जॉन लॉक ने भी बात की थी। और एट बर्थ टेबुला रासा मीन्स जब हम जन्म लेते हैं तो इंसान लाइक ब्लैंक स्टेट होता है। टेबुला रासा मीन्स ब्लैंक स्टेट, उसके अंदर कोई इननेट नॉलेज नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ एम्पेरिसिज्म को फॉलो किया गया, ना कि रैशनलिज्म को। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आप नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही समझते हैं कि लाइक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इतना इनफ है। और डेट्स 1913 किसने दिया? जॉन वॉटसन। दैट्स इनफ। एंड देन yes, one thing we forget, first force of psychology, psychoanalysis, and the second force of psychology is behaviorism. आप देख सकते हैं फर्स्ट फोर्स, ये भी आप पूछा जाता है आपसे, सेकंड फोर्स। फर्स्ट फोर्स साइकोएनालिसिस, सेकंड बिहेवियरिज्म। एंड देन आपके पास आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1912, और इसके फादर थे मैक्स वर्थहाइमर, जिन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको लेकर आए, जो फाउंडर थे। इसका जो थॉट था वो था द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यस, जो मोस्ट फेमस लाइन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। इसमें होलिस्टिक के ऊपर बात हुई कि जो आपकी चीजें हैं उनको आप एक होल मतलब पूरा समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको अलग अलग हिस्सों में तोड़कर। जैसे हमने स्ट्रक्चरलिज्म में थॉट को अलग हिस्सों में तोड़ा, माइंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट था उसको रिडक्शन करके थॉट बनाया, फिर उसको अलग हिस्सों में बांटा। वो सब यहाँ पे नहीं, एक होलिस्टिक तरीके से चीजों को समझना, वो ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बात की जाती है। And the third force of psychology and the next school is humanistic psychology. Humanistic जो अप्रोच थी, आपने देखा होगा एब्राहम मास्लो। ये एब्राहम मास्लो का नाम आपने जरूर सुना होगा। और ये थॉट लाइक स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, और इनके फाउंडर थे कार्ल रोजर। एब्राहम मास्लो ने भी मोस्ट फाउंडर एब्राहम मास्लो माने जाते हैं, लेकिन कार्ल जो रोजर थे उन्होंने भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। इनके बाद इस थ्योरी को आगे बढ़ाया कार्ल रोजर ने, लेकिन एब्राहम मास्लो इज इनफ फॉर यू। फॉर द सिविटी, लाइक ह्यूमन कैन अचीव इट्स हायर सेटिस्फेक्शन बाय ट्राई। अगर इंसान खुद चाहता है ट्राई करना और वो ट्राई करता है तो वो अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकता है। मीन्स हर इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने हाईएस्ट को अचीव कर सकता है। लेकिन वो हाईएस्ट होता क्या है? तो इन्होंने अपनी थ्योरी में एक पैराडाइम दिया, द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो कि बहुत ही फेमस है, द मोस्ट फेमस। आपके जरूर आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसमें से। तो इन्होंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे नीड्स इन्होंने बताई। सो सबसे पहले जो नीड की इन्होंने बात की वो थी फिजियोलॉजिकल नीड,
कि इंसान अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता है, क्या क्या नीड्स और क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, कि हमारा फूड, वाटर, हमारी ब्रीथिंग, अगर ये चीजें हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हमारी जो होमोस्टेसिस है, कि मान लीजिए हमें भूख लगी है और वो भूख शांत होती है, उसके बाद का जो लेवल होता है उसे ही होमोस्टेसिस बोलते हैं। अगर ये सब चीजें मिलती हैं, अगर आप ये लेवल पूरा करते हो तो आप फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, दैट इज सेफ्टी। अगर कोई इंसान भूखा है वो सेफ्टी के बारे में शायद नहीं सोच पाएगा। अगर उसकी भूख शांत होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो नेक्स्ट नीड के ऊपर जाता है जो कि है सेफ्टी नीड्स। फिर उसको सेफ्टी चाहिए, बॉडी की, अपने जॉब की सिक्योरिटी, सेफ्टी, मॉरलिटी, फैमिली, हेल्थ, जो उसकी प्रॉपर्टी है या जो भी चीजें उसको सेफ्टी चाहिए। अगर उसको सेफ्टी मिल गई तो फिर अपने नेक्स्ट लेवल पर वो जा सकता है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आप अगर यहां से सीधा आगे नहीं जा सकते। उनका ये मानना था कि आप स्टेप बाय स्टेप, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा सकते हैं। तो सेफ्टी अगर आपकी पूरी हो जाती है, फिर आपको चाहिए होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसमें आपकी फ्रेंडशिप्स आती हैं, फैमिली आती है, क्योंकि भूखा इंसान नहीं सोच सकता सेफ्टी के बारे में। अगर वो भूख उसकी शांत होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स उसकी शांत होती हैं, तो वो सेफ्टी की तरफ जाता है। सेफ्टी से फिर वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की तरफ जाता है, फिर उसको फ्रेंड्स भी चाहिए होते हैं, फिर हो जाता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मीन्स उसकी क्या हो, रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट चाहता है वो अदर्स से और दूसरे लोगों की भी रिस्पेक्ट करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी ये सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब ये सारी चीजें एक इंसान के पास हो जाती हैं तो वो मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीजों के ऊपर सोच सकता है। जब आदमी इन सब चीजों से बाहर निकलता है तभी वो जाकर कुछ क्रिएटिव या कुछ ऐसा कर सकता है। तो ये 5 बेसिक नीड्स जो थी मास्लो ने अपनी थ्योरी में दी थी, ये लाइक आप इनके स्टेप वाइज देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं लाइक विच इज द लोएस्ट नीड्स, विच इज द हायर नीड, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये एक इसमें सीरीज लाइक सीरियल 1 2 3 4 5 इसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपना स्कूल्स इतने ही हैं। ह्यूमनिस्टिक इज द थर्ड फोर्स। हमारे पास 3 फोर्स हैं, साइकोएनालिसिस, देन द बिहेवियरिज्म एंड देन ह्यूमनिस्टिक, थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। मास्लो की भी थ्योरी बहुत ही फेमस, जो अलग अलग फील्ड्स में भी यूज की जाती है, इवन इकोनॉमिक्स एंड इन सब में मास्लो की थ्योरी का यूज किया जाता है। एंड देन एक और अप्रोच है साइकोलॉजी में, कोग्निटिव अप्रोच, जिसको लेकर आए थे अर्ली क्नेजर, और ये 1856 में इसको लेकर आए थे। उस टाइम पे क्या था कि कंप्यूटर जो थे वो नए नए लाइक आए थे, नए नए कंप्यूटर्स उस टाइम बनाए गए थे। तो अर्ली क्नेजर को एक आइडिया आता है कि ह्यूमन माइंड जो है, ह्यूमन माइंड का जो स्ट्रक्चर है वही तो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। फंक्शनिंग ऑफ द माइंड बाय द कंप्यूटर, कंपेयर किया गया कंप्यूटर से, इन्होंने माइंड को कंपेयर किया। उस टाइम पे न्यू आए थे कंप्यूटर की, जैसे जैसे कंप्यूटर में अलग अलग हम फोल्डर्स बनाते हैं, अलग अलग हमारे जो फोल्डर्स टॉपिक्स के बनते हैं, उसी तरह से माइंड में भी बनते हैं अलग अलग चीजों के फोल्डर्स। इन्होंने कंपेयर किया और एक बहुत लाइक अच्छा थॉट माना जाता था उस टाइम पे। एंड ये स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करता है, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में भी चीजों को बांट कर रिडक्शन करके समझा गया था, और यहाँ पे भी इन्होंने छोटे छोटे फोल्डर्स में डिवाइड करके माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर किया। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे स्कूल्स मैंने आपको बताए। बाद में भी साइकोलॉजी की फोर्सेज आई हैं, लाइक मल्टीकल्चरल फोर्स है, वो सब इतना नहीं पूछा जाता। उसके बाद जस्टिक्स की 5th फोर्स है आई थिंक। सो दिस इज एनफ फॉर साइकोलॉजी इन द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो समझ में आया हो, आपको टॉपिक्स क्लियर हुए हों, तो आप चैनल पे विजिट करके और बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने सेल्फ हेल्प वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।
है।